जीवन बचाएं। जय हिंद मित्रों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चयन के उपरांत भरे जाने वाले अटेस्टेशन और एक्सेप्टेंस फॉर्म के बारे में, जो कि यह मूल रूप से DSSP के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को सिलेक्शन के उपरांत लिखित परीक्षा में चयन के उपरांत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु जाने के समय या अटेस्टेशन फार्म भर करके ले जाना होता है। और तो देखते हैं इस अटेस्टेशन और एक्सेप्टेंस फार्म, ये दोनों फार्म जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय नई दिल्ली के ऑफिस में जाकर के, जहाँ भी जिस भी रूम में और जिस भी डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उस डेट को आपको ये भर कर ले जाना है। उससे पूर्व आप ये सावधानी से भर लें, जिससे कि आगे चलकर कोई किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। सबसे पहली बात ये कि आप सभी को जो भी लिखित परीक्षा में चयनित हुए हैं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी तपस्या रंग लाई। आइए देखते हैं किस प्रकार से अटेस्टेशन फार्म को भरा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अटेस्टेशन फार्म ऊपर लिखा हुआ और उसके नीचे लिखा है वार्निंग। द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन आर suppression of any factual information in the attestation form would be a disqualification and is likely to render the candidate unfit for employment under the government। और अटेस्टेशन फार्म के ठीक नीचे आपको वार्निंग लिखी दिखाई पड़ रही है, जिसमें चेतावनी है कि यदि आप इस अटेस्टेशन फार्म में किसी भी प्रकार का गलत तथ्य वर्णन करेंगे, लिखेंगे, आपसे संबंधित जो भी जानकारी आपसे मांगी गई है वो कुछ भी आप गलत लिखते हैं तो आपको सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा और आपको जो है चयन से वंचित भी किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आप नंबर 1 पर देख पा रहे हैं, ये श्रीमती मैडम रीना रानी जी का ये अटेस्टेशन फार्म है। इन्होंने TGT नेचुरल साइंस फीमेल पोस्ट के लिए चयनित लिखित परीक्षा में चयन उपरांत अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु भर करके ले गई थी, इन्होंने शेयर किया था। आइए देखते हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं कि नंबर 1 उसमें आपको क्या लिखना है। नंबर 1 क्रम में लिखा हुआ है नेम इन फुल इन ब्लॉक कैपिटल्स लेटर्स, मतलब आपको अपना पूरा नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। और उसके बाद में नंबर 2 पर क्या है, आपको अपना एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस, मतलब वर्तमान में जो आपका पता है। और नंबर 3 में लिखा है, 3 के 2 कॉलम है A और B। A में लिखा है होम एड्रेस, आपको घर का पता लिखना है अपने। यदि यदि प्रेजेंट और होम एड्रेस सेम है तो आपको वही सेम ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। उसके बाद में B में लिखा है इफ़ ओरिजिनली ए रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश ईस्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान द एड्रेस इन दैट कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन टू द इंडियन यूनियन। यदि तीसरे नंबर के कॉलम में B के तहत ये पूछा गया है आपसे कि यदि कैंडिडेट पाकिस्तान या बांग्लादेश से प्रवासी के रूप में यहाँ आया है, वहाँ से होकर के यहाँ आया है, तो उसके लिए कॉलम है ये।
और उसके आगे देखते हैं, और उसमें आगे पूछा गया है कि कब से कब तक जो है, और कब से कब तक वो वहाँ उस देश में रहा है ना, उसकी डिटेल मांगी गई है। नंबर 5 पर जो कॉलम है उसमें है, पूछा गया है उसमें 3-4 कॉलम है जिसमें पूछा गया है नंबर 1 पर आपके फादर का नाम, जिसमें लिखना है, और फुल नेम लिखना है। एलाइसिस मतलब यदि कोई उपनाम हो तो उपनाम लिखना है, और नेशनलिटी लिखनी है, और डेट प्लेस ऑफ बर्थ, फिर ऑक्यूपेशन मतलब कौन सा व्यवसाय है, फिर उसके बाद में प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस मतलब वर्तमान काल में डाक का पता, और परमानेंट होम एड्रेस और अस्थायी रूप से निवास का पता। यदि आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस सेम है तो आप वही चीज़ दोनों कॉलम में लिख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं पहले नंबर पर फादर का पूछा गया तो आप अपने फादर का नाम लिखेंगे नेम के उसमें कॉलम में। नेशनलिटी में अपना इंडियन लिखेंगे, और फिर प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आपके पिता का जन्म कहाँ पर हुआ था उस स्थान का नाम लिखना है, और उसके बाद में और उस स्थान के साथ और स्टेट का भी नाम लिखना है। और ऑक्यूपेशन पूछा गया है मतलब आपके पिताजी का व्यवसाय क्या है, तो अपने पिताजी का व्यवसाय लिखेंगे और अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आखिरी कॉलम में इसी प्रकार से माताजी के सेकंड 5वें में सेकंड नंबर पर मदर के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, जिसमें पूछा गया है कि आपकी मदर का नाम, नेशनलिटी तो वहाँ इंडियन हो गई, फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ और ऑक्यूपेशन, यदि हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिखेंगे, या और कुछ अगर और दूसरा कोई व्यवसाय है या कोई सरकारी नौकरी में है किसी भी प्रकार की तो आप वो लिख सकते हैं। और प्रेजेंट और पोस्टल एड्रेस में वो आप बार बार वो एड्रेस ना लिखना चाहें तो डू करके डैश लगा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने श्रीमती रीना जी ने जिसे लगाया हुआ है। आगे देखते हैं उसके बाद आपके वाइफ या हस्बैंड की डिटेल मांगी गई है, पूछा गया है उनका नाम और नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता कौन सी है, और उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ। और यदि आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आप इस कॉलम को NA नॉट एप्लीकेबल लिख करके बीच में और दोनों साइड में आप डैश लगा सकते हैं, या NA ना भी लिखना चाहें तो डैश लगाते छोड़ दीजिए। और उसके बाद में फिर पूछा गया है, डिटेल मांगी गई है, ब्रदर की डिटेल मांगी गई है, ब्रदर की भी डिटेल में नाम उनका, नेशनलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ, और ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है स्टूडेंट, या नौकरी में है तो नौकरी लिखेंगे आप, गवर्नमेंट सर्विस है तो गवर्नमेंट सर्विस लिखेंगे। और इसी प्रकार से सिस्टर की भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है। अगले कॉलम में आते हैं, और सबसे बड़ी बात मित्रों दोस्तों यह है कि आपको एक्सेप्टेंस फार्म और अटेस्टेशन फार्म दोनों फार्मों के प्रत्येक पृष्ठ पर आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड और अपना सिग्नेचर करना है, और साथ में डेट भी डालनी है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं रीना जी ने किया है सेल्फ अटेस्टेड। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद में जानकारी मांगी गई है 5वें कॉलम के ए सेक्शन में, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स एंड डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन द फॉरेन कंट्री। यदि आपके बेटा या बेटी कोई विदेश में स्टडी कर रहा है तो उसके बारे में ये जानकारी मांगी गई है। यदि नहीं है ऐसा कुछ तो आप NA नॉट एप्लीकेबल डैश लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर उसके बाद में आपसे पूछा गया 6ठे नंबर पर नेशनलिटी आपकी क्या है, तो नेशनलिटी आपकी इंडियन है, इंडियन लिखेंगे। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ अपना लिखेंगे। और उसके बाद प्रेजेंट एज मतलब जिस डेट को आप ये सेल्फ अटेस्ट कर रहे हैं उस डेट को आपकी उम्र क्या है वो आपको प्रेजेंट एज लिखनी है। और उसके बाद में
और सब पेज को जो है सेल्फ अटेस्ट करना है, अटेस्टेशन और एक्सेप्टेंस दोनों के दोनों। और साथ में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापी दे रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापी पर भी सेल्फ अटेस्ट करके अपना सिग्नेचर करके नीचे डेट डालनी कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पूर्व ये सब काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पूछा गया एज एट मैट्रिकुलेशन, कक्षा 10वीं जब आपने पास किया तो उस समय आपकी उम्र क्या थी? 15 साल में पास किया था या 13 साल में या 14 साल में या 16 साल में? जब भी आपने पास किया तो आप वैसे लिखना, जैसे रीना जी ने 15 साल में 10वीं पास कर ली थी तो 15 ईयर्स लिख दिया है ना। और उसके बाद में आगे देखते हैं 8वें नंबर पर पूछा गया है प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। मतलब पूछा गया है कि कैंडिडेट का प्लेस लिखना है, आप बर्थ मतलब आपकी बर्थ मतलब जन्म स्थान क्या है आपका, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और उसमें क्या पूछा गया है, और पूछा गया है और स्टेट आपका कौन सा है, किस स्थान पर, किस ज़िले में और किस स्टेट में आपका जन्म हुआ था। और उसके बाद में अगले कॉलम में बी, 8वें के बी कॉलम में है, 8 नंबर के बी कॉलम में है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग्स। उसके बाद में पूछा गया है, फिर यही बात पूछी गई कि आप जो है किस ज़िले और स्टेट से, राज्य से बिलोंग करते हैं। और नंबर सी कॉलम पर पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। मतलब आपके पिताजी मूल रूप से किस ज़िले और राज्य से संबंध रखते हैं। और उसके बाद में 9वें क्रम पर पूछा गया है, अभी हम इस समय अटेस्टेशन फार्म किस प्रकार से भरा जाए उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं बहुत सावधानी से, विस्तार पूर्वक। और मित्रों, साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप उस संबंध में वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं 9वें नंबर पर अटेस्टेशन फार्म के 9वें नंबर पूछा गया है योर रिलीजन। और एक बात और मित्रों, ये अटेस्टेशन फार्म टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी के लिए एक जैसा सेम है और कंपलसरी है भरना। और एक्सेप्टेंस फार्म में कुछ टीजीटी और पीजीटी में कुछ अंतर है, क्योंकि एक्सेप्टेंस फार्म जो है, जो टीजीटी का है उसमें 11 पेज है और जो पीजीटी का उसमें 8 पेज हैं। आप आगे देखते हैं 9वें नंबर पर योर रिलीजन, आपका धर्म कौन सा है। 9वें के ए में रिलीजन पूछा गया है और बी में पूछा गया है आर यू ए मेंबर ऑफ SC/ST, आंसर यस आर नो। क्या 9वें के बी सेक्शन में पूछा गया है क्या आप SC और ST के सदस्य हैं या SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यस अगर ये आप SC/ST से आते हैं तो यस, और नहीं आते हैं तो नो। और आगे उसके बाद फिर 10वें नंबर पे पूछा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड क्लासेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 15 वर्ष की उम्र से ऊपर तक जो भी आपने पढ़ाई की है वो अपने अपने शैक्षिक योग्यता के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। नंबर 1 कॉलम में लिखा है नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विद फुल एड्रेस, मतलब स्कूल और कॉलेज का नाम पूरा पता के साथ। नंबर 2 पूछा गया लिखा है डेट ऑफ एंटरिंग, मतलब आप प्रवेश की तिथि। और फिर उसके बाद डेट ऑफ लीविंग, मतलब किस डेट को आपने उस कोर्स को कंप्लीट कर लिया, मतलब परीक्षा परिणाम कब आया आपका। और उसके बाद में एग्जामिनेशन पास्ट, और आपने कौन सी परीक्षा पास की। नंबर 1 पर आप जो है अपना हाई स्कूल का लिखेंगे कि आपने हाई स्कूल मैट्रिक किस स्कूल से, और उस स्कूल का पता भी लिखेंगे पास की थी, और कब आपने एडमिशन लिया था।
और उसके बाद में कब आपका फाइनल रिज़ल्ट आया था हाई स्कूल का। उसके बाद फिर इसी प्रकार आगे इंटर का भी पूछा गया है। इंटर के बाद में फिर आपका बीए का, फिर आपका बीएड का, फिर एमए का, जो भी आपकी योग्यता है सब के बारे में आपको इसी प्रकार से आगे लिखना है कि आपके ने प्रवेश कब लिया और आपने जो है परीक्षा, आपकी जो परीक्षा की का फाइनल रिज़ल्ट आया है आपकी मार्कशीट पर उस पर लिखा है वो डेट जब आप पास किए थे। और देख रहे हैं जैसा कि इन्होंने सेल्फ अटेस्ट हर एक पेज पर किया हुआ है, तो आपको भी इसी प्रकार से सेल्फ अटेस्टेड लिख करके नीचे अपना सिग्नेचर करके और आपको डेट भी डालनी है। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में पूछा गया है आर यू होल्डिंग आर हैव एनी टाइम हेल्ड इन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आर quasi government body or any autonomous body or a public undertaking or a private firm or in institution, if so give full particulars with dates of employment up to date। मतलब आगे पूछा गया यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट पहले से ही हैं या स्टेट में सर्वेंट हैं या सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं या प्राइवेट कोई अंडरटेकिंग बॉडी में मतलब नौकरी कर रहे हैं, तो आप उसकी डिटेल भरेंगे कब से कब तक किस पोस्ट पर आप कार्य किए हैं, उसको आपको वर्णन करना है। उसके बाद में आगे कुछ जानकारी आपसे पूछी गई है जिसमें आपको यस और नो के द्वारा जो है उत्तर देना है। पूछा गया है ये 11 नंबर का बी सेक्शन में पूछा गया है। और उसके बाद फिर 12वें नंबर पर आइए। देखिए 12वें नंबर में ए से लेकर के जे तक जो है कॉलम में यस और नो करना है। नंबर 12 में ए में जो है आप देख पा रहे हैं हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आप कभी अरेस्ट किए गए हो, मतलब कभी आप गिरफ्तार किए गए हो। और उसके बाद फिर हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, मतलब आपके खिलाफ कभी मुकदमा आदि जो है चलाया गया है। यस या नो करके आपको टिक लगाना है सिर्फ। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, आप अंडर डिटेंशन में कभी रखे गए हो। हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, हैव यू एवर बीन फाइन्ड बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ, क्या आपको कोई जुर्माना लगाया गया है कानून के द्वारा। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस, कभी आपको जो है किसी अपराध के उसमें कोर्ट के द्वारा मुकदमा आदि चलाया गया है क्या। यू एवर बीन डिबैरेड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन, क्या आप कभी जो है किसी इम्तहान में या एजुकेशनल संस्थान द्वारा कभी प्रतिबंधित किए गए हो। जी सेक्शन में। एच सेक्शन में हैव यू एवर बीन डिबैरेड को डिस्क्वालीफाई एनी पब्लिक सर्विस कमीशन। एच सेक्शन पूछा गया किसी लोक सेवा आयोग द्वारा कभी क्या आपको जो है प्रतिबंधित किया गया हो, आपको डिबैरेड किया गया है। और उसके बाद आई सेक्शन में इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस असिस्टेंस फॉर्म, क्या आपको कभी कोर्ट के नियमानुसार कोई केस पेंडिंग है क्या आपके खिलाफ किसी कोर्ट में, ये पूछा गया है। आप जब जिस डेट में अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हैं उस डेट तक क्या कोई भी केस आपके खिलाफ पेंडिंग है। और उसके बाद जे सेक्शन में पूछा गया इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल, क्या कोई ऐसा केस, कोई आपके खिलाफ कोई केस यूनिवर्सिटी या कोई अन्य शैक्षिक संस्थान में पेंडिंग है क्या, कोई आपके खिलाफ कोई मुकदमा आदि चल रहा है क्या, ये पूछा गया है। फिर आई के बाद में फिर जे हो गया। उसके बाद के में पूछा गया है वेदर डिस्चार्ज एक्सपेल्ड विड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट और अदरवाइज, क्या आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा
डिस्चार्ज किए गए हो। और उसके बाद फिर उसके बाद के बाद फिर उसके बाद पूछा गया इफ़ द आंसर आर टू एनी द एबव मेंशन क्वेश्चन यस नो, मतलब ऊपर के जो वो हैं उसमें आपको यस और नो के द्वारा आंसर देना है। उसके बाद में ये 13वें नंबर पर आपसे पूछा गया है आपके सोसाइटी में जो कोई 2 रिस्पांसिबल उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्ति जिन्हें आप जानते हो और आपको जो जानते हो उन 2 लोगों का पता लिखना है। और पता के साथ रानी जी ने मोबाइल नंबर भी दिया है उन दोनों जिनको वो जानती हैं, और उसके साथ पूरा पता भी लिखा है पिन कोड सहित। उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड सहित ये 2 लोगों का आपको नाम देना है जो आपको जानते हो, आपके घर के आसपास, आपके मोहल्ले के, आपके गली के लोग, जो भी जिन भी 2 लोगों पर जिन पर आप विश्वास करते हैं उनका आप नाम दे सकते हैं। आगे आगे हम लोग जो है देखते हैं। और उसके बाद में नीचे सिग्नेचर आपको लिखना है, अपना सिग्नेचर करना है और प्लेस डालना है, किस जगह से आप बिलोंग करते हो उस जगह का नाम। और जैसे कि रानी जी कैथल हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कैथल का नाम डाला है और डेट डाली है। और आगे देखते हैं सेल्फ अटेस्ट भी किया है हर पेज पर, सेल्फ अटेस्टेड अपना सिग्नेचर और सिग्नेचर के साथ नीचे उनका जो है उसकी डेट। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ये जो है अटेस्टेशन फार्म का अंतिम पेज है, मतलब 6 पेज का आपका अटेस्टेशन फार्म है। तो जो छठा पेज है ये यही पेज है, छठा पेज है। छठे पेज में आपसे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपका मांगा गया है। और ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कौन जारी कर सकता है आपके पक्ष में, इसको जारी कर सकते हैं नंबर 1 क्रम पर गजटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राजपत्रित अधिकारी, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे वो केंद्र सरकार का हो, कोई एक। नंबर 2 पर पूछा गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर स्टेट लेजिस्लेटिव बिलोंगिंग टू द कंस्टिट्यूंसी वेयर द कैंडिडेट आर पर्सन, मतलब कोई भी संसद का सदस्य या फिर राज्य विधानसभा का सदस्य, मतलब एमपी एमएलए कोई भी हो, इसको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को जारी कर सकता है। और नंबर 3 पर है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब एसडीएम। थर्ड नंबर पर एसडीएम के द्वारा यह जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। और उसके बाद में 4th नंबर पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार के द्वारा। 5वें नंबर पर प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ द रिकग्नाइज्ड स्कूल। और 5वें नंबर पर प्रिंसिपल के द्वारा जहाँ पर अभ्यर्थी ने अंतिम कक्षा की पढ़ाई की हो, आपने अंतिम पढ़ाई जहाँ जो भी आपने किया है एमए बीएड, उस विद्यालय से के प्रिंसिपल द्वारा भी ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। और 6ठे नंबर पर पोस्ट मास्टर्स। 7वें नंबर पर है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा। और उसके बाद में 8वें नंबर पर है पंचायत इंस्पेक्टर्स के द्वारा। ये जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर 8 लोगों को ऑथराइज्ड किया है DPSP ने, DOE ने, कि इन 8 में से किसी एक के द्वारा ये जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है, जिसमें आपका नाम, आपके माता पिता का नाम और आपको वो प्रिंसिपल या वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का गजटेड ऑफिसर या तहसीलदार या एसडीएम
या जो भी 8 लोगों के नाम दिए हैं, आपको कितने साल से जानते हैं, और उसके साथ प्लेस और डेट ये लिख करके वो अपना आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। और कुल मिलाकर के अटेस्टेशन फार्म की 3 कॉपी जो है आपको पीजीटी में 3 कॉपी मांगी गई है, और टीजीटी में जहाँ तक हमें पता है 2 कॉपी मांगी जाती है अटेस्टेशन फार्म की। तो सेम वही सब चीज़ें भर करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ले जाना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेल्फ अटेस्ट आपको हर एक पेज के अंत में करना है अपना सिग्नेचर और साइन के साथ में। अब आते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस फार्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि एक्सेप्टेंस फार्म किस प्रकार से भरा जाता है। देख पा रहे हैं आप, जिसमें कि रीना जी ने अपना सबसे पहले नाम लिखा है और अपनी पोस्ट सब्जेक्ट का नाम लिखा है, और उसके बाद मेमोरेंडम नंबर क्या होता है, वो आपका जब आप मेमोरेंडम जारी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जैसा कि आप ये देख सकते हैं एक नज़र से, ये जो आप जैसे ये पीजीटी हिंदी फीमेल का आप मेमोरेंडम जो है जारी हुआ है, तो उसमें आप ये देख पा रहे हैं नंबर लिखा हुआ है FDE, और उसके बाद ब्रैकेट में 81, फिर ब्रैकेट बंद, फिर D आब्लिक लिखा, उसके बाद DRC, फिर आब्लिक E सेकेंड, फिर आब्लिक PGT, फिर ब्रैकेट में हिंदी, फिर आब्लिक, फिर फीमेल, फिर आब्लिक 2022, और उसके बाद में 2081। ये आपका जो है मेमोरेंडम नंबर है, जिसको आपको उसमें एक्सेप्टेंस फार्म में वहाँ पर लिखना है। मेमोरेंडम नंबर हो गया, उसके बाद में आपको किस डेट को जारी हुआ आपका वो मेमोरेंडम नंबर, उस पर डेट भी लिखी होती। ये आप देख पा रहे हैं, जैसे ये मेमोरेंडम है पीजीटी हिंदी फीमेल का, तो ये मेमोरेंडम नंबर ये इधर लिखा है नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके साथ में ये किनारे डेट भी पड़ी, किस डेट को ये जारी किया गया, तो 1/9/2022 को ये जारी किया गया है। तो ये आपको डेट भी लिखनी है मेमोरेंडम की उस एक्सेप्टेंस फार्म में। उसके बाद में फिर आपको अपने फादर का नाम लिखना है, और आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, या शादी नहीं हुई है तो NA करके छोड़ देना है, और डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। और उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC PH एक्स सर्विसमैन, जिस भी कैटेगरी से हैं, और आपको यहाँ पर अपना पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो लगाना है, और उसमें लिखा भी होगा किस साइज़ का फ़ोटो लगाना है उसके नीचे। और उसके बाद में आइए देखते हैं आगे। फिर उसके बाद आपका एकेडमिक और क्वालिफ़िकेशन की डिटेल मांगी गई है, जैसे आपने 10th किस बोर्ड से पास किया, नंबर 1 कॉलम है किस क्लास, फिर बोर्ड, फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके जिस भी कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, फिर सब्जेक्ट कौन कौन से थे, उसके बाद डिवीज़न, फिर परसेंटेज, फिर ईयर ऑफ पासिंग, मतलब किस वर्ष आप पास हुए थे। इसमें डेट नहीं पूछी गई, ईयर पूछा गया है। तो नंबर 1 पर आप हाई स्कूल 10th डालेंगे, और बोर्ड आपका यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड डालेंगे, और उसके बाद में या CBSE बोर्ड तो CBSE बोर्ड डालने, जो भी आपका बोर्ड हो वो अपना बोर्ड डालेंगे। और उसके बाद में आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, और उसके बाद फिर आपके जो मैट्रिक में हाई स्कूल में जो सब्जेक्ट थे, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया था, सारे सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर डिवीज़न कौन सी थी, फिर परसेंटेज कौन था, फिर किस वर्ष आपने 10th पास किया था वो लिखेंगे। इसी प्रकार फिर 12th का जो है आपको मतलब इंटरमीडिएट का आपकी डिटेल भरनी है, किस बोर्ड से थे, स्कूल का नाम और कौन कौन सब्जेक्ट लिया था, और डिवीज़न कौन सी थी, परसेंटेज, और किस वर्ष पास किया। इसी प्रकार BSc के बारे में किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से थे, और इसके बाद में और उस यूनिवर्सिटी का नाम, इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का नाम, और सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और डिवीज़न आपकी क्या आई, फिर परसेंटेज आपका क्या रहा, और किस वर्ष आपने पास किया। इसी प्रकार B.Ed के बारे में, उसी प्रकार से C.Tet के बारे में, यदि MA किया है आपने, MSc किया है, M.Com किया है, या BA BSc BCom जो भी आपने किया है
उसके बारे में सारी डिटेल इसी प्रकार से लिखेंगे जो आपने अपने इडोजियर में दिखाया है कि मैंने ये जो है परीक्षाएं पास की, आपने जो मार्कशीट अपने अपलोड की है इडोजियर्स में भरते समय, वो सब आपको लिख करके भरना है और सावधानी से लिखना है। उसके बाद में नीचे सेल्फ अटेस्टेड हर एक पेज पर करना है और अपना सिग्नेचर और नीचे उसके डेट। और उसके बाद में अगले नंबर पर देख रहे हैं 10वें नंबर डिटेल्स ऑफ पोस्ट हेल्ड प्रीवियस ईयर। यदि आपने पहले से काम किया है तो उस पोस्ट का नाम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग मतलब कब तक उस पद पर रहे और किस मंत्रालय या डिपार्टमेंट के तहत था, और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप NA करके छोड़ सकते हैं। और उसके बाद 11वें नंबर पर प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस विच फर्दर कम्युनिकेट विल बी मेड। आपको अपना प्रेजेंट वर्तमान काल में इस समय जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस लिखना है और उसके बाद में नीचे परमानेंट एड्रेस। यदि प्रेजेंट मतलब इस समय का एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों वही चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे भी लिख करके वो कर देना। ये दोस्तों मित्रों, ये जो हम एक्सेप्टेंस फार्म देख पा रहे हैं ये एक्सेप्टेंस फार्म TGT पोस्ट का है। TGT नेचुरल साइंस फीमेल की कैंडिडेट्स सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं श्री रानी जी, उन्हीं का ये उनके द्वारा भरा गया था। उन्होंने सबकी सुविधा के लिए शेयर कर दिया था, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और आगे देख पा रहे हैं आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के बाद फिर डिक्लेरेशन आई है। आप जो है उसमें ये लिखा कि आई सोलेमनली डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू माय बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ एंड नथिंग हैज़ बीन कैंसिल्ड। मतलब जो भी हमने ऊपर डिटेल भरी है वो हमारे संज्ञान में सत्य है, कुछ भी हमने गलत नहीं भरा है। अपना डेट डालेंगे और नीचे सिग्नेचर करेंगे, नाम डालेंगे, इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद अंडरटेकिंग आ गई, अंडरटेकिंग में सिर्फ अपना नाम लिखना है और नीचे उसके सिग्नेचर और नेम कैपिटल लेटर में और उसके बाद में और डेट डालनी है। पहली अंडरटेकिंग है कि डी बैरेड हमें जो है किसी यूनिवर्सिटी बोर्ड कमीशन से कभी डिवाइडेड नहीं हुए हैं, मतलब निकाले नहीं गए हैं या कभी जो है प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं। और उसके बाद में डिक्लेरेशन मैरिज का है कि मतलब मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड जो भी हैं आप, उसको आपको क्लिक करना है और नीचे डेट और सिग्नेचर और उसके बाद ओथ ऑफ, हाँ बताइए। आगे देख पा रहे हैं ओथ ऑफ एलिगेशन फॉर इंडियन नेशनल, जिसमें आपको शपथ लेनी है कि मैं संविधान के नियमों के अनुरूप काम करूंगा, भारत के संविधान के नियमों के अनुरूप। और उसके बाद नीचे अपना डेट डालनी है और उसके बाद सिग्नेचर करना है और अपना फुल नेम कैपिटल लेटर्स में लिखना है और नीचे फिर उसके सेल्फ अटेस्टेड लिख करके सिग्नेचर करके और डेट डालनी है। हर एक पेज पर ये सेल्फ अटेस्टेड आपको लिखना है, चाहे अटेस्टेशन फार्म हो चाहे एक्सेप्टेंस फार्म हो, दोनों के दोनों फार्मों पर। और जो भी और अन्य डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी जो आप लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन सभी फ़ोटोकॉपी के नीचे सेल्फ अटेस्टेड करके साइन करके और उस डेट आपको डालनी है। और वही डेट जो आप इस पर डाल रहे हैं सेम यही डेट उस पर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं अंडरटेकिंग दूसरी कौन सी है। तीसरे नंबर पर अंडरटेकिंग कौन सी है, हियर बाय अंडरटेक दैट आई हैव नेवर बीन डिवाइडेड बाय एनी बोर्ड यूनिवर्सिटी कमीशन। मतलब मैं किसी बोर्ड कमीशन के द्वारा निकाला नहीं गया हूँ, डिवाइडेड नहीं किया गया हूँ। और उसके बाद में आपको अपना साइन करना है, नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में मतलब कैपिटल लेटर्स में और पोस्ट आपको डालना है, पोस्ट का कोड डालना है। जैसे रीना जी का जो पोस्ट था सब्जेक्ट था TGT नेचुरल साइंस फीमेल था और पोस्ट कोड 36/21 था। और जहाँ तक मुझे पता है इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी 12 अगस्त 2022 को संपन्न किया गया था। और उसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग फिर अंडरटेकिंग अगली है कौन सी है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बोर्ड
फिर उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये अंडरटेकिंग है जिसमें आपको अपना नाम और माता पिता और या पति का नाम लिख करके और जो भी आगे है उसको भर करके कि मैं जो है सभी इस पोस्ट के अनुरूप सभी योग्यता का पालन करता हूँ। इसमें ये जो है आपसे अंडरटेकिंग मांगी गई है दैट आई certificates documents produced by the my best cop and copies of the same deposited by me with the application are genuine। मतलब आपको सब इसमें पूछा गया कि आप जो भी ये सब डॉक्यूमेंट आज लगा रहे हैं वो आप बिल्कुल आपकी ही है, कुछ भी गलत नहीं है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट आदि लगाया है सब कुछ सही है जहाँ तक आपकी नॉलेज में है। और उसके बाद में आगे है कि मेरा जो है मॉरल कैरेक्टर अच्छा है और मैं इस नौकरी के लिए उपयुक्त हूँ। उसके बाद में डेट आपको डाल करके सिग्नेचर और अपना नाम लिख करके नीचे फिर सेल्फ अटेस्टेड करना है। फिर उसके बाद में ये जो एक्सेप्टेंस फार्म है टीजीटी के लिए है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे देखते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको भरना है, इसमें कॉलम भी है। ये आपको इस जो सेम लिखना है कि आई हियर बाई अंडरस्टैंड आई एम द सेम पर्सन। ये ऊपर लिखा है, आपको वही जो है कॉपी कर देना है। यहाँ पर ये ऊपर लिखा है माय नेम, अपना नाम लिखोगे और वाइफ और सन ऑफ, उसके बाद में और उसके बाद अपना पोस्ट और उसके बाद पोस्ट कोड डालोगे और उसके बाद आपको दैट आई एम हियर बाई आई और अपना नाम लिखोगे हियर बाई अंडरस्टूड दैट आई एम द, सब सारी डिटेल आपको यहाँ से लिखनी है, पूरी डिटेल आपको भर देनी है नीचे। अपना नाम सेम टू सेम सेल्फ डिक्लेरेशन आपको फार्म है इसमें भर देना है और उसके बाद सेल्फ अटेस्ट करना है। और उसके बाद में फिर आपका जो है आ रहा है डिटेल आपकी मांगी गई है इसमें, एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन फॉर पोस्टिंग ऑन द पोस्ट ऑफ टीजीटी मतलब टीजीटी पोस्ट के लिए जो एम्प्लॉई हैं कर्मचारी बनने वाले हैं उनकी जो है डिटेल मांगी गई है। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यदि कोई है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, अपने पिता का नाम, अपने फादर का नाम, हस्बैंड का नाम, हस्बैंड अपने पति का नाम और मैरिटल स्टेटस। यदि आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लिखेंगे, मतलब शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखेंगे और यदि शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड लिखेंगे। उसके बाद जेंडर है, मतलब आपका लिंग कौन सा है, मेल है या फीमेल है तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद और आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप SC ST OBC PH से तो नहीं बिलोंग, PH या जनरल या EWS जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आपको कैटेगरी लिखना है। यदि आपकी कोई सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी भी लिखना है आपको। यदि आप SC ST OBC PH जनरल या EWS जिस कैटेगरी के तहत आप सिलेक्ट हुए हैं उस कैटेगरी का नाम लिखना है। 8वें नंबर पर 9वें नंबर पर है रेजिडेंशियल एड्रेस, आपको आप अपने आवास का पता लिखना है। जैसा कि आपने ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय जब DSSS का आपने फॉर्म भरा था तो आपने जो एड्रेस डाला था उसको आपको यहाँ पर लिखना है, वही एड्रेस सेम। उसके बाद 10वें नंबर पर नेम ऑफ द नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल, आप अब आ गया आपका स्कूल का चुनाव। अब आप जिस स्कूल को चुनेंगे वही स्कूल या उसके आसपास की स्कूल आपको ज्वाइनिंग के लिए दे दिया जाएगा। तो आप बहुत सावधानी से जिस स्कूल को चयन करना चाहते हैं, जिस एरिया में जाना चाहते हैं उस एरिया के किसी एक स्कूल को चयनित करें और उसका नाम लिखें, पूरा डिटेल लिखें। उसके बाद स्कूल ID लिखें और उसके बाद मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपनी ईमेल ID लिखेंगे और उसके बाद में आपको डेट डालनी है नीचे और उसके बाद में ऊपर सिग्नेचर करना है और सेल्फ अटेस्टेड करना। अब उसके बाद में आप क्या आ गया, लास्ट पेज आ गया है। ये अभी हम एक्सेप्टेंस फार्म की चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से भरा जाए, बहुत सावधानी से, बहुत विस्तार से। और ये लास्ट में क्या है आपकी, ये शायद 6x4 साइज की ये शायद फोटोग्राफ है, आपको
ये निकलवानी है, आपको जो है खिंचवानी है और उसको लगानी है। पोस्ट कार्ड साइज़ है ये फ़ोटो। कौन सी साइज़ है? पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटो है। पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटो आपको लगाना है बनवा करके फ़ोटोग्राफ़र से, और उसके नीचे अपना नाम लिखना है और रोल नंबर आपका लिखना है। आपने जिस पोस्ट के तहत सेलेक्ट हुए हैं फाइनल एग्ज़ाम फाइनल रिज़ल्ट में, उस पोस्ट का नाम लिखना है। पोस्ट कोड लिखना है, कौन सी पोस्ट कोड है आपकी। जैसे पीजीटी हिंदी है आपकी तो 68/20, या टीजीटी हिंदी मेल है तो 34/21, या जो भी आपकी है तो अपनी पोस्ट कोड लिखेंगे। उसके बाद में अब एक कॉलम बना हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर, आप अपना सिग्नेचर करेंगे। और उसके बाद में बीच वाला जो कॉलम है डीवी ऑफिसर साइन, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है ऑफिसर्स, वो उसका साइन यहाँ पर होगा बीच वाले कॉलम में। उसके बाद में तीसरा जो कॉलम है उसमें जो है सेक्शन ऑफिसर साइन, मतलब जो अनुभाग अधिकारी हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, जो आप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें जो सेक्शन ऑफिसर हैं वो उनके जो है यहाँ पर साइन होगा, सिग्नेचर होगा। और आपको नीचे सेल्फ अटेस्टेड करना हर एक पेज पर। हमने आपको इस वीडियो के दौरान कई बार ये बातें बताई कि आपको हर एक पेज पर सेल्फ अटेस्ट करना हो, चाहे अटेस्टेशन हो, चाहे एक्सेप्टेंस हो, चाहे आपकी विभिन्न डॉक्यूमेंट्स की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी हो। आशा करते हैं कि आपको यह जो वीडियो है, यह जो सलाह है पसंद आई होगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और यदि अपने मित्रों और सहयोगियों को किसी भी प्रकार की किसी को इस संबंध में जानकारी चाहिए हो तो आप ये वीडियो उनके पास शेयर भी कर सकते हैं। और मित्रों, इसी प्रकार से अपना प्यार सहयोग बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ईश्वर से फिर से प्रार्थना करते हैं कि आप अत्यंत शीघ्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत अत्यंत शीघ्र ज्वाइनिंग लेकर अपने अपने विद्यालयों में पहुँच करके अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर्तव्य निष्ठा के साथ करें और एक मिसाल कायम करें शिक्षा के क्षेत्र में, और अच्छे नागरिक, भारत के अच्छे नागरिक तैयार करें, जिससे कि आने वाले समय में भारत और आगे बढ़े और ऊंचा उठे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच।